हाय गाइस, तो आज एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। आज हम लोग फिज़िक्स में दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में हमारा इलास्टिक अंदर हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक ये सब कोलिजन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो देखिए आगे बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है कोलिजन के बाद, वो जो है प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन। ठीक है। एंड नाउ where E is the constant depending on the nature of the colliding bodies। E जो है ये हमारा वेरिएबल जो है कांस्टेंट रहता है, जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज़। ओके, दिस कांस्टेंट E को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है। ये जो कि हमारा कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट E। ठीक है, मतलब ये E का जो है वो डिपेंड करता है इसका वैल्यू ऑन द नेचर ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेचर ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर इनइलास्टिक कोलिजन हमारा ऐसा कुछ रहता है, E जो है 0 से बड़ा रहता है, 1 से छोटा रहता है। सो द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज़ ऑलवेज लेस देन द अप्रोच। ओके, फॉर इलास्टिक में हमारा v2 माइनस v1 जो है वो u1 माइनस u2 के इक्वल होता है, तो इसलिए हमारा v जो है वो इक्वल टू 1 होता है फॉर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। तो देखिए इन इलास्टिक कोलिजन में हमारा E जो है 0 से बड़ा, 1 से छोटा रहता है, यानी कि 0.5 समथिंग अराउंड आएगा। एंड फॉर हमारे इलास्टिक कोलिजन में जो हमारा E का वैल्यू रहता है v2 माइनस v1 इक्वल होता है इसमें u1 माइनस u2 के, इसलिए E का वैल्यू जो है हमारा 1 रहता है, E का वैल्यू। और फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में हमारा E का वैल्यू, इन इलास्टिक कोलिजन में हमारा जो E का वैल्यू होता है ना, वो होता है 0। ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। ओके, मतलब हाँ, इज़ नो डिटेल्ड सर्चेस अबाउट दिस कि क्यों ये 0 है। अगर आपको जानना है तो आप कोई भी 12th की बुक से भी ऊपर मतलब इसके अंदर और जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे नहीं इस पर बाय द वे, नीट में या बोर्ड में भी। देखिए सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन हमारा ये वी गेट v1 ओके, if you put the E, you will get formulas v1 and v2 for an elastic collision. If you put E is equal to 0, you will get the formula of v1 and v2 for perfectly inelastic collision, which will be discussed later. देखिए अगर हम लोग E का वैल्यू 0 डालेंगे, मतलब कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का वैल्यू डाल देंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा फार्मूलाज फॉर v1 एंड v2 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन से इट्स गिवन ओनली। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल जस्ट डिस्कस इट अ लिटिल लेटर, बट वी विल डू। सो नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। कंसिडर करिए द 2 बॉडीज़ मूविंग इन अ प्लेन, वो कोलाइड करती है एंड स्टिल कंटिन्यू करती हो मूव करना वही प्लेन पे। मतलब ये 2 ऑब्जेक्ट्स है, वो मूव कर रहे हैं और वो ऐसे कोलाइड कर जाते हैं, फिर भी वो मूव कर रहे हैं, मूविंग इन अ सेम प्लेन। यानी कि व्हाट, इट्स नॉट लाइक दिस, सॉरी आई ड्रॉ इट एज अपोजिट वन, हियर इट्स मूविंग एंड द अदर ऑब्जेक्ट आल्सो इज मूविंग हियर, एंड ये दोनों कोलाइड कर गए। सॉरी दिस इज़ नॉट ऑल्सो दिस थिंग। तो कुछ ऐसा है जैसे इधर ट्रक है और इधर हमारा दूसरा ट्रक है, तो दोनों इस साइड ही मूव करिए, बट इन लोगों का साथ साथ है ना, साथ साथ मूव कर रहे हैं, वो कोलाइड कर गए, फिर भी हमारे अगर ये गाड़ी मूव कर रहा है तो द कोलिजन इज़ रेफर टू एज 2 डायमेंशनल और एक ऑब्लिक कोलिजन, और या फिर एक ऑब्लिक कोलिजन।
Example: collision between two billiards balls. Consider a system of two particles A and B moving as shown in the figure 225. तो देखिए हमारा बिफोर द एंड आफ्टर द ओके हमारा उसमें बुरा है। तो ये अगर दो ऑब्जेक्ट सेम प्लेन पे मूव कर रहे हैं एंड वो कोलाइड कर जाते हैं तो वो हमारा एक टू डायमेंशनल या फिर ओब्लिक कोलिजन होगा। एग्जांपल: कोलिजन बिटवीन टू बिलबार्ड्स बॉल्स। ओके, एक एग्जांपल दे दिया, दो बिलबार्ड बॉल के बीच में जो कोलिजन होता है वो हमारा टू डायमेंशनल कोलिजन होता है या फिर एक ऑब्लिक कोलिजन उसको बोलते हैं। ओके, नाउ कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूविंग एज शोन इन द फिगर 25, ये वाला, ठीक है। Before and after the collision, the forces they exert on each other during the collision are internal forces. कोलिजन के पहले, कोलिजन के बाद दो ये जो ऑब्जेक्ट ये ए एंड बी, ये oh my God, ये ए एंड ये बी बिफोर कोलिजन में जो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। There is no other forces that is there is no external forces, so the linear momentum of the system is conserved. एक्सटर्नल फोर्स यानी कि वो फोर्स होता है जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट अपने आप चल रहे हैं, इनको कोई ऐसे धक्का मार के नहीं लेके जा रहा है ना, तो ऐसा कोई धक्का मार के फोर्स लगाना को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो ये बोल रहा है कि उधर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम होगा ये सिस्टम का वो कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। व्हेन द कोलिजन इज़ इलास्टिक, जब कोलिजन इलास्टिक है यानी कि हमारा ई का वैल्यू है 1, इलास्टिक कोलिजन है, ई का वैल्यू 1 है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन is equal to the kinetic energy of the after the collision. Okay, consider example: two dimensional elastic collision taking place as shown in the figure below. इसमें क्या बोल रहा है, जब हमारा लीनियर मोमेंटम हो, लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, वो सिस्टम का एनर्जी कंजर्व, सॉरी गाइस, या इधर से, जब कोलिजन इलास्टिक है, जब कोलिजन इज इक्वल टू 1 है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी बिफोर का जो है वो इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। अभी ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट ए है जो कि मूव कर रहा है एंड ये बी है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। अब फिगर 26A में शो करता है एक पार्टिकल ए विथ अ मास m1 मूविंग विथ along the x axis in xy plane with an initial speed u। पार्टिकल b जो है मास m2 का है जो कि है रेस्ट पे। जब पार्टिकल a कोलाइड करता है b के साथ, द टू पार्टिकल्स मूव विद द स्पीड v1 एंड v2 इन द xy प्लेन। अभी देखिए, ये जब इसके साथ कोलाइड करता है तो ये दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, एक का स्पीड है v1, दूसरे का है v2 एक्स वाई प्लेन पे आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। अब ये वाला फिगर देख लीजिए, ये इधर चला गया, ये इधर रेस्ट पे से कोलाइड करेगा तो ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। तो वैसे ही ये डायग्राम में दिखाया है, ये v1 है ऊपर वाला, नीचे वाला है हमारा v2। ओके, अभी देखिए, आफ्टर द कोलिजन लेट ए मूव इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल फाई। कोलिजन के बाद जो है ऐसे लेट कर लीजिए कि जैसे ए हमारा मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल फाई, ठीक है। ये हमारा ए जो है फाई एंगल पे, बट इधर तो थीटा दिखाया है, गाइस में भी कंफ्यूज है, एक्सप्लेन इट, वेट। इसमें बोल रहा है कोलिजन के बाद ऐसा मानो कि ए जो है मूव इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल फाई विद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, द एंगल थीटा इज शोन एज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग।
इसमें बोल रहा है, देखिए इसके साथ ये कोलाइड किया है ना, तो कोलिजन के बाद बोल रहा है कि ए जो है वो एंगल फाइव पे, और इधर जो थीटा दिखाया है ना गाइज वो है हमारा एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है ये थीटा इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड फाइव जो है वो एंगल है जिसपे हमारा ए जो है मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल फाइव, ठीक है, विद इट्स इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। आफ्टर द कोलिजन जो है हमारा बी लेट करिए कि वो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट द एंगल फाइव विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ई। एंगल थीटा जो है इधर हम लोग बोल रहे हैं इसको एंगल ऑफ रिकॉइल इधर, बट विद रिस्पेक्ट टू ए है, हाँ वी आर टी ए, बट यहाँ पर जो है हमारा ये एंगल ऑफ रिकॉइल हम लोग इसको बोलते हैं with respect to B, okay, and with respect to its angle of scattering with respect to A, okay. No, M1, M2 and U have we have to do the needed calculation applying the law of conservation linear momentum used xy component separately, we get हमें ये मिल जाएगा m1u प्लस 0 इज इक्वल टू m1v1 कॉस थीटा प्लस m2v2 कॉस थीटा कॉस फाइव, सॉरी गाइस, assuming the collision to be perfectly elastic, so as it is perfectly elastic, so ये हमारा E इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। Energy is scalar, so components are not taken, so learn this, energy is scalar quantity. Let's move further on. We now have three equations in all the four unknown parameters, so a complete solution is not possible if a value of any one of the four unknown v1, v2, theta or phi is given. We can calculate the two equations, that is equation 50 and 51. What is that? And we know this is the one. या 50 and 51 along the x and y axis, बट हमें तो कोई वैल्यू दिया ही नहीं है। सो इन दिस केस इफ़ टू ऑफ द फोर अननोन, इसमें अगर हमें दो भी मालूम होता, चार अननोन में ज़्यादा v1, v2, u सॉरी थीटा एंड फाइव में से अगर मैं दो भी मालूम होता, से अगर थीटा और फाइव मालूम होता, तो हम लोग रिमेनिंग टू कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन 50 and 51. So you guys have to learn this equation, हाँ, this is a little important. You can be given the थीटा एंड फाइव का अगर वैल्यू तुम लोग को दिया होगा तो तुम लोग ये इक्वेशन में ही डायरेक्ट यूज़ करो, ऐसा सिचुएशन में अगर दिया होगा तो, एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ v1 and v2. So learn this equation is m1 into u plus m1 into u is equal to m1 v1 cos theta plus m2 v2 cos phi. It's very easy. See guys, m1 u is equal to m1 v1 cos theta, oh my god, alright, cos theta plus m2 v2 cos phi. अभी हमारा m1 माइनस m1 इंटू v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाइव इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यानी कि m1 v1 साइन थीटा इज इक्वल टू m2 v2 कॉस m2 v2 साइन फाइव, ठीक है। वी गॉट दिस इक्वेशन। अभी देखिए इसमें कुछ ऐसे कैलकुलेशंस एंड ऑल किया है। स्पेशल केस ऑफ इक्वल मासेस, टू डायमेंशनल कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, इक्वेशन 152 ओके रिड्यूस टू। अगर देखिए स्पेशल केस है जिसमें हमारा इक्वल मास है, दोनों ऑब्जेक्ट का इक्वल मास है, यानी कि देखिए हमारा जो ये था m1 v1 साइन थीटा इज इक्वल टू m2 v2
sin phi, and then another one is m1 u plus 0 is equal to m1 v1 cos theta plus m2 v2 cos phi. So yeah, I hope I wrote the correct one. M2 v2, yes, I wrote the correct one. तो अगर हमें इक्वल मास दिया रहता तो हमारा ये देखिए ना, आगे में समझ आ रहा है, इक्वल मास रहता तो ये सब कट जाता, v2 cos फाई एंड ये आता था हमारा। और इसमें भी अगर हमें इक्वल मास ये हमारा कट जाता, v1 इज ओके वी गॉट दिस नोन, एवरीवन नोज इक्वल मास रहेगा तो कट ही जाएगा। ओके एंड तो फिर बाद में 53 एंड 55 इक्वेशन से हमें मिलेगा v1 53 एंड 55 इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, एक सेकेंड लेट्स सी दिस, ये क्या किया है, v1 sin थीटा v2 sin फाई,